हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 का 2022 का मार्च महीने के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। एंड इनको जो है होलिस्टिकली करिए। मैं ज़्यादा टॉपिक्स किसी भी मंथ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ वो कॉम्प्रिहेंसिव अगर कर लोगे तो आपका पेपर 2 के अंदर आप जब पेपर 2 देंगे तो डेफिनेटली आप अपने कंटेंट के अंदर इनएफिशिएंट नहीं होंगे। यू विल बी एबल टू राइट एवरी टॉपिक, अच्छे से आप कवर कर लेंगे अगर इन टॉपिक्स को, तो डेफिनेटली उसमें कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, आपका कंटेंट भी बन जाएगा। मार्च महीने का ये टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इट्स गुड। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ऑब्वियसली ये टॉपिक्स जो हैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने कर रखे हैं। ठीक है, सो दिस इज आर सीएपीएफ एसी पेपर 2 लाइव कोर्स। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट, डिस्कशन, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है पेपर 2 के रिगार्डिंग, डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। चलो, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2018 के पेपर में 2017 के पेपर में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन आया था। दैट वॉज नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कॉमन सिविल कोड था, राइट। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। तो इसी तरीके से अभी अगेन आपको पता है कि इट इज़ इन द न्यूज़ एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक, बट नॉट फ्रॉम वन डायमेंशन, फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, first of all we need to understand what exactly this uniform civil code, then why do we need a uniform civil code। ये दूसरा सवाल है कि क्या ज़रूरत पड़ रही है कि स्टेट्स जो है अपने लेवल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है। फिर हमें जानना ज़रूरी है कि यूसीसी से रिलेटेड कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। सो इट इज़ आर्टिकल 44, जिसको हमें एग्जैक्टली जो वर्डिंग दे रखी है संविधान की उसको याद रखना ज़रूरी है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट दी आर्टिकल 44, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो हम इनके सपोर्ट में बोल सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग फेवर करते हैं यूसीसी को, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या बोला है ये हम लोग बात करेंगे। देन इट इज़ व्हाट आर द हिंड्रेंसेस, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। अल्टीमेटली कंक्लूजन के ऊपर हम कूदेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंप्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस एस्पेक्ट। मैंने बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर स्पेसिफिकली आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट करा दिया जाता है। नहीं यार, वैसे अगर उसी लिमिटेड फ्रेमवर्क में काम करोगे तो फिर वहीं तक रह जाओगे। आपको कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक में इतना ऐसा कंटेंट हो कि आप उसका आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट और ऐसे तीनों कैटेगरी की चीज़ें आप लिख पाओ, ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये लग रहा है कि हाँ आर्ग्यूमेंट वाला सवाल है तो आर्ग्यूमेंट में ही हम लोग फटाफट जो है इसको बनाना शुरू कर दें। नहीं, यू नीड टू हैव दैट कंटेंट जो एडिक्वेट हो ऐसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट तीनों के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। अंडरस्टूड हो गया, क्लियर हो गई। चलो, ये यूसीसी का है। नाउ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके ऊपर हमने 2 लेक्चर्स लिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि इसका कंटेंट ही इतना ज़्यादा था, है ना। एजुकेशन के ऊपर आपको पता है कि हर साल एक सवाल पूछा जाता है। एजुकेशन के ऊपर अगर हमने कंप्लीट करना है इस टॉपिक को तो आपने कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसका आपको याद रखना ज़रूरी है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दी एंशंट हिस्ट्री से भी, एंशंट हिस्ट्री में जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस था वो क्या था, या यू कैन स्टार्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री से भी, जहाँ पे आप एजुकेशन को लेके चीज़ें बता सकते हो, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें एजुकेशन से सेक्टर में हुई थी, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। करंट स्टेटस क्या है? अब ये करंट स्टेटस हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? सेंसस 2011 से, यहाँ से एजुकेशन का डेटा हमारा निकल जाएगा जो हमने बताया है। एसर रिपोर्ट आपको पता है, एएससीआर जो है, एसर रिपोर्ट जो आपको देखने को मिलती है, आप अगर 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो एसर रिपोर्ट आपने पहले भी पढ़ी होगी। इस बार भी एसर रिपोर्ट लेटेस्ट आई है तो आपने एसर रिपोर्ट में जो जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में जानना है। उसके बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रेजेंट पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उसके ऊपर आपको
नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू एजुकेशन क्या है, उसके ऊपर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोविजंस इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये अगेन एजुकेशन का ही पार्ट है ना, आरटी इज ऑल्सो एजुकेशन पार्ट। तो उस सिचुएशन में हमने देखो आरटी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर एक अलग से सवाल आपको पूछा जा सकता है, रिपोर्ट पूछी जा सकती है, आर्ग्यूमेंट पूछा जा सकता है। तो ये भी हमने इसके अंदर कवर कर लिया। उसके बाद हमने बात की कि एजुकेशन का जो हमारा आज का सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कौन कौन सी कमिटीज की रिपोर्ट ने उस एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया। हमने सारी कमेटी की रिपोर्ट्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं उसको कवर कर लिया था, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट थी, कोठारी कमीशन था, TSR सुब्रमण्यम कमेटी, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसका अल्टीमेटली आज के टाइम पे आप देखते हो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी के बेसिस पे है, राइट। तो इसमें सारी कमिटीज की रिपोर्ट तो पढ़नी नहीं है, आपने तो मेन पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। अच्छा, ये जो कमेटी की रिपोर्ट है या कमिटीज हैं, दे आर ऑल्सो रिलेट इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1। पेपर 1 के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्टीमेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी ना छूट जाए, क्योंकि हमें पता है 2020-21 दोनों सालों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, वो हम लोग बात करेंगे, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है उसके ऊपर बात होगी। सो देखो कितना बड़ा ये टॉपिक है, करने को तो हम लोग 300 वर्ड्स में भी पूरा कर सकते हैं। मैं 300 वर्ड्स का ही हम लोग कोर्स के अंदर करा दें आपको, लेकिन नहीं, अगर कम से कम आपको 1000 वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी ना, कि आप किसी टॉपिक के ऊपर 1000 वर्ड्स नहीं लिख पाते हो, तब तक अगर उसकी नॉलेज नहीं रख पाते हो, तब तक आप 300 वर्ड्स कहाँ लिखोगे यार, राइट। और एग्जाम में आपको सिंपल ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो नहीं आएगा, आपको क्या पता RTE के ऊपर आ गया, आपको क्या पता एसर रिपोर्ट में कोई कोई पॉइंट प्रोविजन दिया उसी के ऊपर सवाल पूछा गया, है ना। आपको क्या पता इवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल पूछ लिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्रिटिसिज्म पूछ लिया गया, है ना। तो इस तरीके से होराइजन अपना ब्रॉडन करना है। आपका टॉपिक एक ही रहेगा, बट उसके कितनी डायमेंशंस में आपने उसको कवर करना है, दैट इज ऑल अप टू यू। हम लोग इस तरीके से कराते हैं कि आपका एक मेजर कंटेंट तैयार हो जाए, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया डन हो गया। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर बात करें तो इंडिया UAE रिलेशन जो है हमने आपको करना है मार्च महीने का। यहाँ पे एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया UAE के बीच में साइन हुआ, राइट। तो हमें जानना है कि एरियाज ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या है इंडिया और UAE के बीच में। और ट्रस्ट मी, अब तो स्टूडेंट जो हमारे हैं वो यही कहते हैं कि सर अब इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी टॉपिक आ जाए, वील बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि हमें पता है डायमेंशंस में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो एरिया ऑफ एंगेजमेंट में जैसे इंडियन UAE के बीच में इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंगल होता है, मिलिट्री एंगल इज ऑल्सो देयर, पीपल टू पीपल टाइप्स भी है, इंडियन डायस्पोरा भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एंगेजमेंट के अंदर, कौन कौन से चैलेंजेस हैं ये भी आपको कवर करना है। अल्टीमेटली कंक्लूजन के ऊपर आप जाएंगे, ठीक है। सो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी आपने ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इज श्रीलंका क्राइसिस। श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो श्रीलंका क्राइसिस की बात करें तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द श्रीलंका क्राइसिस, क्या रीजंस हैं श्रीलंका क्राइसिस के, इसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ श्रीलंका क्राइसिस ऑन इंडिया, ठीक है, ऑब्वियसली नेबरहुड है, नेबर में है। इम्पैक्ट ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस ऑन इंडिया, impact of Myanmar crisis on India, impact of Rohingya crisis in Myanmar on India। तो ऐसा ही सवाल बन जाता है, ठीक है, ऐसे ही सवाल बनते हैं, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री कूप, मालदीव में मिलिट्री कूप बहुत आम है, तख्ता पलट बहुत आम है, सरकार जो होती है वो कई बार नीचे चली जाती है और फौज जो है ऊपर आ जाती है, तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सवाल बन जाता है। इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, है ना, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट।
ठीक है, रोल ऑफ इंडिया इन श्रीलंका क्राइसिस, किस तरीके से इंडिया जो है अपना रोल प्ले कर रही है श्रीलंकन क्राइसिस के अंदर, तो इसको भी बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मुझे बहुत अच्छे से पता है बिम्स्टैक के ऊपर बहुत बहुत दो तीन सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इसको एम्फोसिस किया जा रहा है, क्योंकि सार्क जो है वो ढीला पड़ चुका है ना, सार्क ढीला पड़ गया है। बिम्स्टैक के ऊपर सरकार कोशिश कर रही है कि इसको हम आगे हाईलाइट करें। ठीक है, तो आपको पहली बात तो है पेपर 1 के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिम्स्टैक में क्या मेंबर्स होते हैं, कब सेटअप हुआ, कहाँ पे क्या है, सार्क का हेडक्वार्टर का है, बिम्स्टैक का जितना मुझे पता है बिम्स्टैक का अभी भी हेडक्वार्टर नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड एज इन कंपैरिजन टू सार्क, सार्क के कंपैरेटिवली बिम्स्टैक इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है बिम्स्टैक का वो आपको जानना है, थाईलैंड का एंगल यहाँ पे आ जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, और शायद आपने ये चीज़ें हमने पहले भी एक आधी क्लास ली है तो उसमें आपने पढ़ा होगा। चैलेंजेस क्या है बिम्स्टैक के साथ, है ना, और डिफरेंस क्या है बिम्स्टैक और सार्क के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जो जानकार हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि सार्क कैन कॉम्प्लीमेंट बिम्स्टैक कैन कॉम्प्लीमेंट द सार्क बट इट कैन नॉट रिप्लेस द सार्क, दिस इज व्हाट दे से, एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही एक अप्रोच है, डिप्लोमेसी है कि ठीक है बिम्स्टैक अपनी जगह है, सार्क अपनी जगह है ना, they can both can complement each other but cannot replaced by one organization to another। सार्क काम नहीं कर रहा तो बिम्स्टैक को ही रिप्लेस कर दो सार्क से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सार्क का अपना इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट सार्क इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर इंपॉर्टेंट, मोर सिग्निफिकेंट टू इंडिया देन द बिम्स्टैक, राइट, क्योंकि बिम्स्टैक को तो एक तरीके से इसका इतना ज़्यादा कोऑपरेशन हुआ ही नहीं, ये तो अभी 2-4 साल के अंदर अंदर जब सार्क फेल हो रहा है तब उसका इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है, इसको भी देखना है कि बिम्स्टैक क्यों इंपॉर्टेंट है, सार्क क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पहले क्यों इंपॉर्टेंट था, किस वजह से सार्क इतना ज़्यादा नीचे गिर रहा है, पाकिस्तान का एंगल आपने देखना है, चाइना का एंगल देखना है, उसके अलावा आपने बिम्स्टैक के जो मेंबर्स हैं उसमें आपने देखना है कि इसमें से कौन सा मेंबर है जो हमें आसियान के अंदर भी हेल्प कर सकता है, जैसे थाईलैंड है जो आसियान का भी मेंबर है, थाईलैंड जो आसियान का भी मेंबर है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे आसियान में भी एंट्री कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना रोल, अपना जो मेजर जो इमेज है उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ना है। क्लियर हो गया? सो अभी के लिए इतना आप मार्च महीने में कीजिए। और देखो अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो जब भी टेस्ट दे रहे हो ना, उसको पहले जितना भी पिछला कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। अब बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज़ ऑल योर एफर्ट्स जो आपको रियलाइज़ कराता है कि नहीं यार इतने एफर्ट लगाए तो बहुत अच्छे से रिविजन हो गई, ठीक है। तो अपने एफर्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट नंबर 1 दे रहे हो, आप टेस्ट 1 दे रहे हो, उसमें आप पिछला पूरा रिवाइज कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, या उतना ज़्यादा जो है आप टेस्ट पेपर जो है पेपर 1 जो टेस्ट फर्स्ट होगा उसमें इतना इवन इफ आपने बहुत अच्छे से रिवाइज भी किया होगा, इतना अच्छा टेस्ट नहीं जाएगा पॉसिबली। लेकिन जब आप टेस्ट 2 दोगे, टेस्ट 3 दोगे और सेम अपने एफर्ट्स रखोगे जो आपने पहले एफर्ट रखे, रिवीजन 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 रिवीजन, तो फिर आपने देखना है कि टेस्ट 3 में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो इस तरीके से आपने चलना है कि जब भी टेस्ट दो, जब भी टेस्ट सीरीज दो, प्लीज़ प्रॉपर रिवीजन के साथ दो, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो, और कोई भी डाउट क्वेरी है डायरेक्टली कॉल टू अस। थैंक यू एंड जय हिंद।